हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी 7 मार्च यानी कि कल सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर देंगे, मैं लेकर के आ चुका हूं इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान का सबसे वायरल मॉडल पेपर। जी हां मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप इस मॉडल पेपर को तैयार कर लेते हैं, इस मॉडल पेपर की प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं, तो आप 70 में से 65 प्लस या 70 में 70 का स्कोर बहुत ही आसानी से कर लोगे। मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी कक्षा 10 में हैं, 7 मार्च को आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर है, यानी कि कल आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर है। और ये मेरी 100% की गारंटी है मेरे प्यारे बच्चों कि इस मॉडल पेपर से प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में पक्का पूछे जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, सामाजिक विज्ञान विषय का कोड है 932। मेरे प्यारे बच्चों, इस मॉडल पेपर का कोड है 825 ईपी। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय मिलेगा जब आप पेपर दोगे, और पूर्णांक रहेगा पेपर का 70 अंकों का। कुछ सामान्य निर्देश भी दिए गए हैं जिनका पालन करना अनिवार्य होगा। जैसे कि पहला निर्देश है मेरे प्यारे बच्चों, सभी प्रश्न करना अनिवार्य हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। यानी ये जो 3 घंटे 15 मिनट का समय है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें से 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए मिलेंगे और 3 घंटे का समय आपको पेपर को हल करने के लिए मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चों, पेपर सेम इसी पैटर्न पर आएगा और इस मॉडल पेपर से 100% प्रश्न पूछे ही जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगला है निर्देश, प्रश्न पत्र 2 खंडों में, खंड आ और खंड बा में विभाजित है। खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। खंड आ में कितने अंक के? 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं और जिनका उत्तर आपको OMR सीट पर देना है। खंड आ के अंतर्गत जो 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, इन प्रश्नों का उत्तर आपको कहां पर फिल करना होगा? OMR सीट पर फिल करना होगा। अगला निर्देश है मेरे प्यारे बच्चों, OMR सीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं, इरेजर एवं व्हाइटनर आदि का प्रयोग भी ना करें। ये एक बार आपने उत्तर अंकित कर दिया OMR सीट में, उसे आपको ना तो काटना है, ना इरेजर और ना ही व्हाइटनर का प्रयोग करना है, कुछ नहीं करना। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, मान लीजिए ये पहला प्रश्न है या दूसरा या कोई भी प्रश्न है, और इस प्रश्न के अंतर्गत मान लीजिए तीसरे प्रश्न के अंतर्गत सी वाला गोला काला करना था, यानी सी वाला विकल्प सही था। गलती से आपने ए वाला गोला या बी वाला या डी वाला गोला काला कर दिया, बाद को आपको याद आ गया कि अरे ये मैंने क्या कर दिया, सी सही था, मैंने ए या बी या डी कर दिया है। तो अब ना तो इसको आप काट सकते हैं यहाँ पर, यानी इसको ए वाले को ना तो आप काट सकते हैं, ना ही इसमें इरेजर और ना ही व्हाइटनर का प्रयोग करना, कुछ नहीं करना है। जो हो गया सो हो गया। अब आप एक ही प्रश्न के 2 गोले भी मत भरिएगा। कुछ बच्चे क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर सही था सी वाला और जल्दबाजी में इन्होंने ए वाला या बी वाला या डी वाला भर दिया। अब सोच रहे हैं क्यों ना मैं सी वाला भी भर दूं। ऐसा भी आपको नहीं करना है, क्योंकि इसका तो अंकन अब होगा ही नहीं। काट पीट OMR सीट में नहीं करना है, और जो यहाँ पर आप गोला भरेंगे वही क्रमशः आपको यहाँ पर लिखते भी जाना है। मैंने आपको बताया भी था, ऐसा आप जरूर करिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर खंड जो का आएगा, खंड का में 20 प्रश्न होंगे बहुविकल्पी, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। इन 20 प्रश्नों का आंसर यदि आप OMR सीट में सही तरीके से और सही उत्तर भर देते हैं तो पूरे पूरे 20 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, खंड बा 50 अंकों का है। इसमें वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप की और वर्णनात्मक सेकंड और मानचित्र से भी संबंधित 2 प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न
प्रश्न के लिए निर्धारित अंक भी उनके सम्मुख अंकित हैं। अगला है यहाँ पर निर्देश, दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक है। दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से प्रश्न लिखने के लिए दिए गए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, खंड आ के इन सभी प्रश्नों को रट लेना। मैं 100% की गारंटी लेता हूं कि यहां से प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में यानी कल जरूर पूछे जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर निर्देश है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, फ्रांस की क्रांति कब हुई? ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप सभी की बोर्ड परीक्षा यानी कल के पेपर के लिए। आप इन प्रश्नों को रट लेना और आपके पेपर से पहले यानी कल सुबह लगभग 6 बजे के आसपास मैं आपको 80 सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यू यानी बहुविकल्पी प्रश्न बताऊंगा रिवीजन के तौर पर, जहां से प्रश्न 100% पूछे जाएंगे। तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। 80 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, पूरी किताब के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, जहां से प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में पक्का पूछे जाएंगे। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? यहाँ पर प्रश्न है पहला। विकल्प इस प्रश्न के हैं इस प्रकार से, पहला विकल्प 1788 ईस्वी में, दूसरा 1787 ईस्वी में, तीसरा विकल्प है 1789 ईस्वी में, चौथा है 1790 ईस्वी में। तो मेरे प्यारे बच्चों, फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 ईस्वी में। दूसरा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, ये भी प्रश्न लगातार बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? यहाँ पर पहला विकल्प है 1884 ईस्वी में, दूसरा विकल्प है मेरे प्यारे बच्चों 1882 ईस्वी में, तीसरा विकल्प है 1885 ईस्वी में और चौथा विकल्प है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, 1886 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मेरे प्यारे बच्चों हुई थी 1885 ईस्वी में। तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था? ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। विकल्प हैं इस प्रकार से, पहला है 1919 ईस्वी में, दूसरा 1924 ईस्वी में, तीसरा 1934 ईस्वी में, चौथा 1929 ईस्वी में। तो सन 1929 ईस्वी में आर्थिक महामंदी का प्रारंभ हुआ था। प्रश्न संख्या 4 है मेरे प्यारे बच्चों, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, पहला है विकल्प इंग्लैंड, दूसरा विकल्प है जर्मनी, तीसरा विकल्प है मेरे प्यारे बच्चों इटली और चौथा है विकल्प फ्रांस। तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम मेरे प्यारे बच्चों इंग्लैंड देश में प्रारंभ हुई थी। प्रश्न संख्या यहाँ पर 5 है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि गुलामगिरी का लेखक कौन था? गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? इस प्रश्न के विकल्प इस प्रकार से हैं, पहला है विकल्प ज्योतिबा फूले, दूसरा विकल्प रामास्वामी नयकर, तीसरा विकल्प है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, चौथा है विकल्प कैलाश बासनी देवी। तो ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना की थी। प्रश्न संख्या 6 है, निम्न में से कौन अजैवीय संसाधन है? यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर अजैवीय होगा। निम्न में से कौन अजैवीय संसाधन है? पहला है विकल्प पौधे, दूसरा विकल्प है पशु, तीसरा विकल्प है चट्टाने, चौथा विकल्प है मछलियां। तो जैवीय और अजैवीय संसाधन क्या होते हैं? जैवीय संसाधन या जैव संसाधन वह संसाधन होते हैं जो वृद्धि करते हैं, जिनका विकास होता है, जिनमें जीवन पाया जाता है। अजैवीय संसाधन मेरे प्यारे बच्चों वह संसाधन होते हैं जो वृद्धि नहीं करते, ना ही इनका विकास होता है और ना ही इनमें जीवन पाया जाता है। तो यहाँ पर विकल्प पहला है पौधे, पौधों में जीवन पाया जाता है, वृद्धि और विकास भी होता है। पशुओं में भी जीवन पाया जाता है, वृद्धि और विकास भी इनका होता है। मछलियों में भी जीवन पाया जाता है, इनकी वृद्धि और विकास भी होता है। लेकिन चट्टाने जो हैं ये
निर्जीव हैं, इनमें जीवन नहीं पाया जाता, इनकी वृद्धि और विकास नहीं होता। यहाँ पर उत्तर हो जाएगा चट्टानें। कैसे संसाधन हैं? अजैवीय संसाधन हैं। मेरे प्यारे बच्चों, हरा सोना निम्न में से किसे कहा जाता है? यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? पहला है विकल्प घास के मैदान, दूसरा विकल्प है मेरे प्यारे बच्चों सघन झाड़ी, तीसरा विकल्प है हरे पेड़, चौथा विकल्प है प्राकृतिक वनस्पति। तो प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत ही घास के मैदान, सघन झाड़ी और हरे पेड़ पौधे आ जाएंगे। यहाँ पर उत्तर क्या होगा? प्राकृतिक वनस्पति। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 8 है, जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है? पहला है विकल्प मेरे प्यारे बच्चों 95%, दूसरा विकल्प है 96%, तीसरा है विकल्प 97.5%, चौथा विकल्प है 98%। तो मेरे प्यारे बच्चों, जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है? इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 97.5%। प्रश्न संख्या 9 है मेरे प्यारे बच्चों, कर्तन दहन। यहाँ पर क्या होगा? कर्तन होगा। कर्तन दहन कृषि, जिसे झूम कृषि के नाम से भी जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? पहला है विकल्प राजस्थान, दूसरा विकल्प है मेरे प्यारे बच्चों उत्तराखंड, तीसरा विकल्प है मिजोरम, चौथा है उत्तर प्रदेश। तो कर्तन दहन कृषि या जिसे झूम कृषि के नाम से जाना जाता है, यह मिजोरम राज्य में पाई जाती है। प्रश्न अगला है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, विकल्प इस प्रकार से हैं इस प्रश्न के। वीडियो को शेयर कर देना मेरे प्यारे बच्चों, लाइक कर देना, इन सभी प्रश्नों को रट कर जाना। मैं वादा करता हूं कि यहाँ से प्रश्न जरूर आएगा कल के पेपर में। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर पूछा गया है कि ऊर्जा का परंपरागत स्रोत क्या है? पहला है विकल्प कोयला, दूसरा विकल्प पवन ऊर्जा, तीसरा सौर ऊर्जा, चौथा ज्वारीय ऊर्जा। तो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वह स्रोत होते हैं जिनका एक बार प्रयोग करने के बाद उनका नवीनीकरण या नवीकरण करना असंभव होता है, वह होते हैं ऊर्जा के परंपरागत स्रोत। और इसमें से सही विकल्प क्या है? कोयला है। यह ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों एक बार कोयले का प्रयोग करने के बाद हम इसका नवीनीकरण या नवीकरण नहीं कर सकते। बाकी पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा का नवीकरण करके हम नए रूप में इनको प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? तो पहला है विकल्प सीमेंट, दूसरा एल्यूमिनियम, तीसरा प्लास्टिक, चौथा मोटर गाड़ी। उत्तर क्या हो जाएगा? सीमेंट उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। प्रश्न संख्या 12 है मेरे प्यारे बच्चों, जब एक देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय व्यापार या आंतरिक व्यापार या बाहरी व्यापार या फिर स्थानीय व्यापार? तो जब एक देश में, मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरा देश क्या है? हम सभी का देश भारत है, और भारत देश में उत्तर प्रदेश से कोई वस्तु बेची गई और वह वस्तु केरल प्रदेश में खरीद ली गई, केरल प्रदेश में खरीद ली गई, या केरल प्रदेश से कोई वस्तु बेची गई, उत्तर प्रदेश में खरीद ली गई, तो इनके मध्य होने वाले इस व्यापार को क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों? इसे कहेंगे आंतरिक व्यापार। और यदि भारत देश से कोई वस्तु बेची गई, अमेरिका में खरीद ली गई, या अमेरिका से कोई वस्तु भारत में खरीद ली गई, इस प्रकार के व्यापार को, यानी इन दो देशों के मध्य होने वाले व्यापार को क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय व्यापार या विदेशी व्यापार कहते हैं। तो जब एक देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? आंतरिक व्यापार कहते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में किसके मध्य
सत्ता में साझेदारी है तो पहला है विकल्प शासन के विभिन्न अंगों के मध्य, दूसरा विकल्प केंद्र और राज्य सरकार के मध्य, तीसरा राज्य सरकार और सामुदायिक सरकार के मध्य, चौथा विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य। तो बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में किसके मध्य सत्ता में साझेदारी है? इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? राज्य सरकार और सामुदायिक सरकार के मध्य। प्रश्न इसके बाद आप देखेंगे 14 जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? क्या हिंदी भाषा है या उर्दू है या संस्कृत या अंग्रेजी? तो भारत में मेरे प्यारे बच्चों सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है हिंदी भाषा। प्रश्न संख्या 15 है मेरे प्यारे बच्चों, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है कि समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई समान भूमिकाएं या बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात या लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में महिलाओं को मतदान का अधिकार न मिलना या स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर। तो जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर। चौथा विकल्प सही होगा। प्रश्न संख्या 16 है मेरे प्यारे बच्चों, भूमि एक संसाधन है तो भूमि क्या मानव निर्मित संसाधन है या प्राकृतिक या सौर ऊर्जा से निर्मित या इनमें से कोई नहीं? तो भूमि प्राकृतिक संसाधन है। भूमि कैसा संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन है। प्रश्न संख्या 17 है मेरे प्यारे बच्चों, बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? काशीराम। प्रश्न संख्या 18 है मेरे प्यारे बच्चों, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह सभी नागरिकों में समानता की भावना को बढ़ावा देती है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है, या का और खा दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों यह सभी नागरिकों में समानता की भावना को बढ़ावा देती है, और यहाँ पर दूसरा भी सही है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है, यानी विकल्प का और खा दोनों। प्रश्न संख्या 19 है मेरे प्यारे बच्चों, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहा जाता है, क्या कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्रक या द्वितीयक क्षेत्रक या तृतीयक क्षेत्रक या उपरोक्त में से कोई नहीं? एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, प्राथमिक क्षेत्रक। प्रश्न संख्या 20 है, कौन सा दिन राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों पहला है विकल्प 24 मार्च को, दूसरा है विकल्प 24 मई को, तीसरा विकल्प है 24 सितंबर को, चौथा विकल्प है 24 दिसंबर को। तो कौन सा दिन मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रश्न था कि कौन सा दिन राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है? उत्तर हो जाएगा 24 दिसंबर को। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये प्रश्न भी आप लोग याद रखिएगा, प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब खंड बा के प्रश्न हैं वर्णनात्मक प्रश्न जो कि फर्स्ट टाइप के प्रश्न हैं, लगभग 80 शब्दों में इन प्रश्नों का उत्तर देना है और इस तरह का प्रत्येक प्रश्न आएगा 4 नंबर का। मेरे प्यारे बच्चों आप सभी लोग इन प्रश्नों को जरूर रिवीजन कर लीजिएगा। ऑटो वान बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है? कोई 2 कारण लिखिए। ये सभी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट हैं। मैंने कहा ना कि इस मॉडल पेपर से 100% आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों अथवा में प्रश्न है यहाँ पर, अभ्रक की उपयोगिता बताइए, भारत में इसके 2 उत्पादक राज्यों के नाम बताइए। प्रश्न संख्या 2 है मेरे प्यारे बच्चों, भारत छोड़ो आंदोलन के किन्हीं 3 कारणों, यहाँ पर कारणों होगा, किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न 2 का अथवा भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? एक तर्क दीजिए। प्रश्न संख्या 3 वेरी इंपॉर्टेंट है, संसाधन नियोजन की आवश्यकता
आवश्यकता क्यों पड़ती है? 3 कारण स्पष्ट कीजिए। 3 का अथवा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, संघवाद क्या है? इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। और प्रश्न संख्या 4 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रश्न, इसे आप जरूर तैयार कर लेना। प्रश्न अथवा में है यहाँ पर, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के उद्देश्य लिखिए। प्रश्न यहाँ पर आप देखेंगे, आप सभी वर्णनात्मक जो सेकंड टाइप के प्रश्न हैं जिनका उत्तर आपको लगभग 150 शब्दों में देना है, और इस तरह का प्रत्येक प्रश्न पूछा जाएगा 6 नंबर का। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 5 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे? अथवा में प्रश्न है, उपभोक्ता के अधिकारों की व्याख्या कीजिए। प्रश्न संख्या 6 है मेरे प्यारे बच्चों, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में गांधी जी के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। और अथवा में प्रश्न है यहाँ पर, विदेशी व्यापार से क्या आशय है? इसके किन्हीं 3 लाभों का वर्णन कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न यहाँ पर 7 का अथवा है, जो ऊर्जा के गैर परंपरागत 4 स्रोतों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। और मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 8 है यहाँ पर, संघीय व्यवस्था क्या है? भारत के संघीय व्यवस्था की किन्हीं 2 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 8 का अथवा है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, वैश्विक आर्थिक महामंदी के किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। फिर इसके बाद आप देखेंगे मानचित्र से संबंधित प्रश्न संख्या 9 का, निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्र में यहाँ पर चिन्ह बना होगा, जिस चिन्ह के द्वारा दर्शाना है। सही नाम और सही अंकन के लिए 1/2 + 1/2 अंक निर्धारित हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह के प्रश्न आएंगे, जैसे कि वह स्थान जहां 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, आपको मानचित्र में दर्शाना होगा। वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था। वह स्थान जहां 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। वह स्थान जहां 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। और वह स्थान जहां पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ। नौखा में भी 5 प्रश्न आएंगे, इनको भी आपको मानचित्र में दर्शाना है। तो कुल मिलाकर 10 नंबर के प्रश्न आएंगे मानचित्र से संबंधित। सेम इसी पैटर्न पर पेपर आएगा आपका कल यानी 7 मार्च को। तो वीडियो को शेयर कर दें। इस मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों को तैयार रखें, यहां से 100% प्रश्न आएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो शेयर कर दें, लाइक कर दें। जय हिंद।